तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का एक विलक्षण अनुभव साझा करते हुए चारों कुमार युवकों को बताया कि जब सत्य की खोज में 10 साल बिताने के बाद भी मैं अपने मन को समझ नहीं पाया तो बहुत निराश हो गया था। मैंने उपवास करने का संकल्प ले रखा था और मैं भूखा प्यासा यूं ही संसार में बिना किसी मकसद के भटक रहा था। तथागत गौतम बुद्ध ने बताया कि मैंने मौन रहकर भी देखा, मैंने व्रत करके भी देखा, लेकिन मौन रहते रहते और उपवास करते करते जब कोई परिणाम हाथ नहीं लगा तो अंदर से बहुत निराशा हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अकेले में बैठकर रोया करता था। फिर एक दिन जब अंदर का घड़ा पूरा भर गया तो मैं एक पहाड़ी पर पहुंच गया। मैंने सोच लिया था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और वहां पहुंचकर मैंने पाया कि मैं अंदर से कितना कमजोर हूं और वहां पर मैं चीख चीख कर रोने लगा। आसमान में बिजली कड़क रही थी, तेज बारिश हो रही थी और मैं वहां पर चीख रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद कुछ चमत्कारित घटित हुआ। मेरा मन एकदम से शांत हो गया, जैसे घड़ा खाली हो गया, और जिस आनंद को मैं मौन रहकर प्राप्त नहीं कर पाया था वो मैंने चीख चीख कर प्राप्त कर लिया था। और तब मुझे एक सीख और मिली। मुझे पता चला कि बाहर से मौन होने से कुछ नहीं होता, अंदर से चुप होना पड़ता है। कई बार मन पे बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, मन बोझ के तले दब जाता है, मन का घड़ा पूरा भर जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आदमी चुप रहता है तो वो तो अपने बोझ के तले ही दबता रहेगा, उसका आंतरिक विकास नहीं हो पाएगा। ऐसी परिस्थिति में आदमी को चुप नहीं रहना चाहिए, उसे अपने मन का बोझ हल्का करना चाहिए, किसी अपने से अपने मन की बात साझा करनी चाहिए। और जब अंदर से मन का घड़ा खाली हो जाए तब मौन रहकर अभ्यास करना चाहिए, तब असली मौन का महत्व समझ में आता है। संध्या का समय था। वेणुवन में तथागत गौतम बुद्ध चारों कुमार युवकों को उपदेश दे रहे थे। चारों कुमार युवकों को तथागत के पास आए हुए सिर्फ 5 महीने हुए थे और 5 महीनों में ही उनकी वृद्धि बहुत ही अभूतपूर्व थी। यहाँ पर उनकी अलग अलग कार्यशालाएं होती थी, जैसे कि तलवारबाजी या फिर धनुर्विद्या, और उसके बाद तथागत के उपदेश हुआ करते थे ताकि उन्हें सत्य धर्म का मार्ग भी पता चल सके। एक कुमार युवक ने तथागत से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा कि हे तथागत, आपने हमें ये तो बता दिया कि अपने मन का घड़ा अगर भर जाए तो उसे खाली कर लेना चाहिए और उसके लिए उस दर्द को चुप रहकर सहना नहीं है, बल्कि किसी से बात करके अपने मन का बोझ हल्का कर लेना है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए, किन जगहों पर आदमी को चुप रहने से ही फायदा होता है। तथागत ने सभी से एक संकल्प लेते हुए कहा कि तुम्हें 2 दिनों तक मौन रहना है। जब तुम 2 दिनों तक चुप रहोगे तब तुम वो समझ पाओगे जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तब मैं तुम्हें 4 ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ तुम्हें हमेशा चुप रहना है और तभी तुम उन बातों को समझ पाओगे। लेकिन याद रखना, चुप रहने का संकल्प सिर्फ तुम्हें पता है, किसी को मत बताना कि तुमने चुप रहने का संकल्प ले रखा है। 2 दिनों तक चुप रहने का संकल्प लेकर वो वापस अपने आश्रम में लौट आते हैं, लेकिन अगली सुबह आश्रम में आयुर्वेदिक खान पान पर विद्यार्थियों में तर्क वितर्क होने वाला था, जिसमें चारों कुमार युवकों ने भी हिस्सा ले रखा था। तर्क वितर्क शुरू हो चुका था, लेकिन कुमार युवकों ने तो चुप रहने का संकल्प ले रखा था। तथागत की वो चेतावनी उन्हें अच्छी तरह से याद थी कि 2 दिनों तक पूर्णतः मौन रहना है, चुप रहना है। आश्रम के विद्यार्थियों के साथ वहां पर आचार्य गण भी मौजूद थे। सभी ने सोचा कि चारों कुमार युवकों के पास कोई तर्क नहीं है, वो बिल्कुल तर्कहीन और बुद्धिहीन है। आश्रम में चर्चा चल रही थी कि ऐसे राजकुमार युवक भला राज्य को कैसे संभाल पाएंगे। कुमार युवकों के सहपाठी उनके मुंह पर ही उनका मजाक बनाने लगे। एक विद्यार्थी ने तो बड़ी अकड़ के साथ उन चारों का रास्ता रोक लिया और रास्ता रोककर कहा कि ये मत समझ लेना कि तुम हमसे किसी भी चीज में बेहतर हो, तुम राजा के बेटे हो, बस यही है तुम्हारे पास उपलब्धि है। ये भी कोई उपलब्धि हुई? जब इस तरह की आलोचना उन्हें सहनी पड़ती तो
उनके मन में टीस उठने लगती। उन्हें समझ नहीं आता था कि उन्होंने चुप रहने का संकल्प क्यों ले लिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अपने प्रति हो रहे मजाकों का, आलोचनाओं का जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो इससे सब लोग उन्हें कायर भी समझने लगे। अब वो करे तो करे क्या, किसी को बता भी नहीं सकते कि उन्होंने चुप रहने का संकल्प ले रखा है। उनके पास देखने और सुनने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। रात का भोजन करने के बाद बिस्तर में लेटे हुए चारों कुमार युवक आज दिन के बारे में सोच रहे थे और अगली सुबह तलवारबाजी और धनुर्विद्या की प्रतियोगिता होने वाली थी। तेज चलती हुई हवा के बीच रस्सियों से लटक रही मटकियों को निशाना बनाना था। जब पहले कुमार युवक ने मटकी का निशाना साधना शुरू किया तो उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि हवा की गति कब बदल रही है। अगर वो हवा की गति के साथ अपने तीर की गति का संतुलन बना लेता है तो वो ये प्रतियोगिता जीत सकता है। ये विचार उसके मन में धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए पहले कभी नहीं आया था। ये विचार बिल्कुल नवीन था। अपने लक्ष्य का सही भेदन करके उसने वो प्रतियोगिता जीत ली। विद्यार्थियों और आचार्य गणों के बीच फिर से चर्चा होने लगी कि चाहे तर्क शक्ति ना हो लेकिन कुमार युवक धनुर्विद्या में बहुत अच्छे हैं, निशाना बहुत सदा हुआ है। आज की रात उन्हें बड़ी चैन की नींद आई और सुबह होते ही वो तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंच गए। वो 2 दिनों के अपने चुप रहने के अनुभवों को साझा करने के लिए उतावले हो रहे थे। सबसे पहले वाले कुमार युवक से तथागत ने पूछा कि भंते, तुम्हारा कैसा अनुभव रहा? उसने कहा कि हे तथागत, मैं तर्क शक्ति में निपुण था। मैं धनुर्विद्या या फिर तलवारबाजी ज्यादा नहीं जानता, लेकिन चुप रहने के कारण मैं अपने तर्क ही पेश नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आलोचना सहनी पड़ी और मेरा अनुभव कोई खास नहीं रहा। तथागत ने उसे समझाया कि अनुभव अच्छे या बुरे नहीं होते, अनुभव सिखाने के लिए होते हैं। तुमने अपने अनुभव से क्या सीखा? जब वो इसका जवाब नहीं दे पाया तो तथागत ने उसका उत्तर दिया। तथागत ने बताया कि जहाँ पर हमारी योग्यता का सवाल हो, जहाँ पर हमारी योग्यता परखी जा रही हो, वहाँ पर चुप रहना आपकी आलोचना का कारण बनता है। कोई सेठ अगर सामान बेचने का व्यापार करता है तो उसे अपने सामान के बारे में बताना ही पड़ेगा। ऐसी जगह पर अगर वो चुप रहेगा तो उसे नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर वो अपने सामान को भूलकर किसी दूसरी चीज के बारे में चर्चा करने लगे तो वो भी उसकी आलोचना का कारण होता है। भंते, तुमने साफ कहा कि तुम्हें धनुर्विद्या या फिर तलवारबाजी नहीं आती है। अब तुम अगर जबरदस्ती धनुर्विद्या के बारे में डींगे हाँकने लगो तो वो भी तुम्हारी आलोचना का कारण बन जाएगा। कुछ लोग हर विषय पर बोलते रहते हैं, चाहे उन्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन उनकी अपनी एक राय होती है, उनका अपना एक मत होता है। ऐसे लोगों को कोई समाज में गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए उसी विषय पर बोलो जिस पर तुम्हें ज्ञान हो, जिसके बारे में तुम्हें अनुभव भी हो। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, ज्ञान और अनुभव जब दोनों मिलते हैं तभी ज्ञान परिपूर्ण होता है। इससे एक बात अच्छी ये हुई कि कुमार युवक को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा कि एक बात तो अच्छी हुई है, हमें यह पता चल गया कि तुम तर्क शक्ति में अच्छे हो, वही तुम्हारा हुनर है। पहले तुमने कभी इस हुनर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चुप रहने से तुम्हें अपने अंदर के हुनर पता चल जाते हैं। जो लोग लक्ष्यहीन होकर जीवन भर भटकते रहते हैं, ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए चुप रहकर देखना चाहिए। दूसरे कुमार युवक से तथागत ने पूछा कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा भंते? उसने बताया कि हे तथागत, धनुर्विद्या की प्रतियोगिता के दौरान मैंने पहली बार ही महसूस किया कि हवा की गति और तीर की गति का अगर संतुलन बना लिया जाए तो किसी भी लक्ष्य को भेदा जा सकता है। हे तथागत, 2 दिनों तक चुप रहकर मैं उन बारीकियों को समझने लगा हूँ जिनको आज तक मैं नजरअंदाज करता रहता था। तथागत ने कहा कि जिस प्रकार हवा की गति और तीर की गति में संतुलन जरूरी होता है, उसी प्रकार सांसारिक जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में संतुलन स्थापित करना होगा। आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में संतुलन स्थापित होने के बाद
आप बड़ी आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोग संसारिक जीवन में इतने घुल जाते हैं कि उनके पास खुद के लिए समय नहीं होता। वो अपने परिवार को समय देते हैं, अपने काम को समय देते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो खुद को समय नहीं देते और इसलिए उनका आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता। और ऐसे लोग चाहे पारिवारिक सुख या फिर धन संपदा कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन अपनी आंतरिक शांति को अनुभव नहीं कर पाते। चारों कुमार युवकों को तथागत ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुमारों, कल को तुम्हारा जीवन राज्य के लिए समर्पित हो जाएगा। तुम एक अच्छे राजा बनने के लिए तैयार हो जाओ। प्रजा पर अच्छी तरह शासन करने के लिए इन 4 जगहों पर हमेशा चुप रहना। अगर इन 4 जगहों पर चुप रहना सीख गए, अभ्यास कर लिया, तो तुम लंबे समय तक शासन कर सकोगे। प्रजा में और घर गृहस्थी में हमेशा शांति बनी रहेगी। तथागत ने सबसे पहले बताया कि जब तक तुम पूरे संकल्प, पूरी तरह आत्ममंथन के साथ अपने मन में कोई बात न ठान लो, तब तक किसी को मत बताना। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसकी वैचारिक उलझन ज्यादा हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि समस्या कैसे हल करनी चाहिए। ऐसे समय पर चुप रहकर अपने मन को स्पष्ट करो, उसे साफ करो। किसी बात को लेकर किसी से विचार विमर्श भी करना है तो ये मत बताना कि यह समस्या तुम्हारे साथ है, बल्कि किसी और का जिक्र करके तब विचार विमर्श करना। तथागत ने कहा कि तुम होने वाले राजा हो। अगर तुम्हारी कमजोर कड़ियां किसी के पकड़ में आ गई तो इससे पूरे राज्य का कार्यभार प्रभावित होने का खतरा है। अपने रहस्य अपने तक ही सीमित रखो, लेकिन तब तक जब तक वो तुम्हारे ऊपर बोझ ना बन जाए। अगर तुम्हारे ऊपर वो बोझ बन रहे हैं तो उसे अपने प्रियजनों से साझा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी जगह है जहां चुप रहने में ही फायदा होता है, वो है जब तुम्हारे 2 करीबियों का झगड़ा हो रहा हो, तो उसमें किसी एक का पक्ष लेना हमेशा तुम्हें हानि पहुंचाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अन्याय का विरोध ना करें। अगर हम अन्याय होने वाली जगह पर चुप रहेंगे तो लोग हमें कायर समझेंगे, क्योंकि असली दुनिया में चीजें इतनी साफ और स्पष्ट नहीं होती। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धिमानी अपनी चरम सीमा पर तभी काम करती है जब आप चुप रहकर एक ही विषय पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं। इसलिए तीसरी जगह जहां मनुष्य को चुप रहना चाहिए वो ये है जब वो किसी गहन विषय पर अध्ययन कर रहा हो, कोई ऐसी समस्या सुलझा रहा हो जो बहुत कठिन हो या फिर उलझन से भरा हुआ हो। कठिन से कठिन और उलझन से भरा हुआ काम तभी सफल हो सकता है जब शांत रहकर चुप होकर पूरे दिमाग से उसी समस्या के बारे में सोचा जाए। सही समय पर सही बात बोलना और व्यर्थ की बातों में ना पड़कर चुप रहना, ये 2 सिद्धांत जिस आदमी ने अपने जीवन में उतार लिए उसकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैलेगी। आखिरी और सबसे जरूरी जगह जहां आपको किसी भी कीमत पर हमेशा चुप रहना है वो यह है कि जब तक आपका कार्य पूर्ण न हो जाए उस कार्य के बारे में किसी दूसरे को मत बताना। अपना उपदेश खत्म करके तथागत ने कहा कि अब तुम्हें चुप रहने के सारे फायदे पता चल चुके हैं। साथ ही तुम्हें यह भी पता चल चुका है कि किन जगहों पर चुप रहना है और किन जगहों पर बोलना जरूरी होता है। इन बातों का पालन करके तुम एक अच्छा जीवन जी सकते हो। अपनी प्रजा के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है वो अच्छी तरह से निभा सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।